बाजार एक रेंज में है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मैं निफ्टी को लेकर इतना नहीं घबरा रहा हूँ। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आज बड़ी गिरावट उठी बीरू, उसको लेकर थोड़ा सा आज घबराने वाला मामला लग रहा है। निफ्टी तो खैर एक बार फिर से ऑप्शन रेंज को प्रोटेक्ट करता हूँ। बाय द वे अब निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है ठीक ठाक का, लेकिन ना हम 24,700 तोड़ रहे हैं निफ्टी पर और ना ही 24,900। एक ओवरऑल अभी भी निफ्टी की जो है वो एक रेंज है 24। हाँ, मिड कैप की गिरावट आज थोड़ी सी मुझे खली है, ये मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा मिड कैप जिस तरीके से गिरे आज वो थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन आज बहुत ही ख़राब है ख़ास तौर से। और वो एक प्रश्न आप और मैं जिस पे कल हम बात भी कर रहे थे कि अगर ये वॉर यूएस इंडल्ज होता है कि नहीं होता है, फिर इस वॉर का पैमाना कितना बढ़ जाएगा, ये शायद हमको काफ़ी तक स्केप्टिकल नोट पे रखे। अब तो आप ये भी देखिए अनुज, एफआईएस की कैश में सेलिंग नहीं है, इंडेक्स को फर्दर शॉर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बाजार वही का वही है। तो आपके पास हाइडिंग प्लेस है क्या इस वक्त? बहुत अच्छा सवाल है वीरू आपका। और मेरे ख्याल से देखिए इस मार्केट में एक चीज़ जो क्लियर है कि ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट है। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप हाइडिंग प्लेस ढूंढें ही। देखिए पिछले कुछ दिनों से हाइडिंग प्लेस क्या थी, आईटी। आज आईटी में गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि वो कल यूएस फेड से जो मूव आया वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आ गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अभी भी एक स्पेस है जहां लोअर लेवल पर बाइंग आएगी। कुछ स्पेस कुछ स्टॉक्स में तो ऑलरेडी आ भी चुकी है लोअर लेवल से। तो ये एक मुझे लग रहा है हाइडिंग स्पेस हो सकती है। उसके अलावा और क्या हाइडिंग स्पेस होगी फ्रैंकली कहना बहुत टफ है। क्योंकि जिस तरीके से आज मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे हैं इतनी बड़ी रैली के बाद, थोड़ा देखना होगा ये अगले 2-3 दिन कि ये ट्रेंड में तो नहीं बदल रहा है। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी स्ट्रेंथ है। और अगर निफ्टी इस रेंज को बचा लेगा, 24,700 750 को बचा लेगा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मोमेंटम लौटेगा। इन दैट केस आपकी थीम्स वही होंगी जो अब तक चलती आई थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां मोमेंटम चल रहा था अब तक, जहां आउट परफॉर्मेंस चल रही थी अब तक, मुझे लग रहा है उन्हीं पॉकेट्स को आपको बैक करना होगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप जिद पे बैठे कि मुझे मार्केट में पैसा बनाना ही बनाना है। कुछ समय होते हैं जिसमें अगर आप चाहें तो मार्केट से दूर रहें। ये शायद उनमें से एक फेज हो सकता है। तो नहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है और एक युद्ध है जो फैलता जा रहा है। 7वां दिन है, कहने को तो इजराइल ईरान के बीच में है, लेकिन अमेरिका अब यहाँ पर झंडा लेके खड़े हो गए हैं। तो सर पहले तो बताइए क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, सारे संकेत अमेरिका की तरफ से जो आ रहे हैं वो बहुत एग्रेशन के हैं। वो ईरान के आसपास के देशों में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, युद्धपोत भेज रहे हैं। और नेहा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप शाम को 2-4 जनरल न्यूज़ चैनल इधर से उधर घुमा लो ना, तो आपको लगेगा कि रात को जब मैं सोऊंगा उसी वक्त लड़ाई हो जाएगी। लगता है सुबह उठूंगा तो 2-4 लोग हम पे ही गिर जाएंगे। तो ऐसा सीरियसली मतलब क्वाइट एंटरटेनिंग आई मस्ट से। तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह मतलब पता चला कि युद्ध उद्ध वाला नज़ारा ही देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरह से वो एनिमेशन, ग्राफिक्स, एआई का इस्तेमाल करके जो दिखा रहे हैं, जबरदस्त होता है। मतलब ईरान और अमेरिका से ज़्यादा बड़ा युद्ध, मतलब उनकी धरती से ज़्यादा युद्ध बड़ा टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। राइट। तो कुल मिला के बात यह है, लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ट्रंप का जो रवैया है ईरान को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा आक्रामक है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या वो पहले ये समझ लीजिए कि ट्रंप ने क्या कहा है वो समझे। ट्रंप का ये कहना है कि भाई हम युद्ध के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हमारी तैयारी है और हमने प्लान बना लिया है। मतलब हमने मतलब अमेरिका, मतलब पहली बार सीधे सीधे तौर पर ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका भी ईरान पर हमला कर सकता है। और ये बड़ी बात है, ये छोटा स्टेटमेंट। यही लोग हैं जो सीज फायर की पहले बात कर रहे हैं। हाँ, पहले सीज फायर की बात करें, फिर उन्होंने बोला भी कि आपने सीज फायर के लिए देर हो गई, अब कोई सीज फायर नहीं। वो तो तब सीज फायर नहीं जब ईरान ने मना किया। और वो बोले कि 2 हफ्ते पहले ये बात करनी चाहिए। अब क्या बोले, मैं कर भी सकता हूँ, ना भी करूँ, मैं क्या करूँगा किसी को नहीं पता। वो तो बात सही कह रहे हैं। देखो, हर चीज़ को गलत भी नहीं होता, उनको खुद को भी नहीं पता। सही कह रहे हैं। तो देखो, कभी कभी फेस वैल्यू पे भी लेना चाहिए। एक्चुअली उनको नहीं पता वो क्या करेंगे, तो इसलिए उन्होंने खुद ही बोला मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ जी, हम तो मानते कि हमको कुछ नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये आज पता चला। ठीक है, तो कुल मिला के ये है पहली चीज़ कि वो युद्ध के लिए तैयार है। बोले भाई जस्ट मुझे ऑर्डर देना है और सारा अपना जितना जितना वो उनको आगे पहुंचाना है युद्ध लड़ने के लिए, ईरान के आसपास जो भी जमा करना है उनका सेना वगैरह, अस्त्र शस्त्र, वो सब कर रहे हैं। तैयारी पूरी है इनकी। ये तो उनके बयान हैं जो डराने वाले हैं। दूसरी तरफ
कल उनके ईरान के जो सुप्रीम लीडर जी। है खमनेई साहब, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट है, कल शाम को आने की बात थी। हाँ। उन्होंने एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में उन्होंने साफ कहा कि भूल जाओ कि हम सरेंडर करेंगे, हाँ। ये हमारी फितरत में नहीं है, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। Correct. और उल्टा उन्होंने एक इजराइल और अमेरिका दोनों को कड़ी चेतावनी दी। इजराइल को तो कह दिया भाई जो तुमने किया उसका तो भुगतना पड़ेगा, और अमेरिका को भी ये बोला कि अगर किसी तरह की आपने कोई गलतफहमी की रखी है कि आप आक्रमण करेंगे, ऐसा कोई अटैक करेंगे, तो आपको भी बुरी तरह से हम देख लेंगे। मतलब तो कहीं कमज़ोर ढीला पड़ने के या हाँ ऐसा कोई दूर दूर तक ईरान से भी संकेत नहीं है। Correct. मतलब जितनी कठोर लैंग्वेज में ट्रंप ने बोला है, उतनी ही कड़ी लैंग्वेज में ईरानी लीडर्स ने भी कहा है। सो बात यह है कि 7वां दिन है आज लड़ाई का। 7वां दिन है। 7 दिन में एक भी अच्छा स्टेटमेंट दोनों तरफ से नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि मामला तो गड़बड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसका एक चीज जो साफ दिख रही है कि दोनों ही लड़ाई के मूड में है, लंबी लड़ाई के मूड में, आर पार वाली लड़ाई के मूड में। अब इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। ईरान के लीडर क्या कहते हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रंप क्या कहते हैं और ट्रंप क्या करते हैं। एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि इस बार ईरान के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में तो है। अमेरिका ये तो साफ चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़े, करेक्ट। तो वो चीज़ बहुत क्लियर है। सो अगर उसको लेकर ट्रंप अगर समझा पाए, झुका पाए, तब तो ठीक, नहीं तो इसका मतलब फिर वो लड़ेंगे ज़रूर, ये बात दिख रही है, और इस बार वो करके ही छोड़ेंगे। सो आई डोंट नो इसका फाइनल सॉल्यूशन कब किस तरफ निकलेगा, बट फिलहाल एक चीज़ बहुत साफ है, दिक्कत तो है। तो फिर अमेरिकी मार्केट्स पे इसका इम्पैक्ट खराब दिखेगा। हमारा अमेरिका सबके बाजार का डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि ट्रंप क्या करते हैं। ओके, चलिए सर, वॉर के फ्रंट को तो वन डे एट अ टाइम हम देख लें, लेकिन फेड अब इन्होंने दो चीजें कही है। पहला तो कह रहे हैं कि भाई अगले 6 महीने में हम रेट कट कर देंगे, लेकिन जो बाकी कमेंट्री इन्होंने यूएस इकोनॉमी को लेकर दी है जी, इसको थोड़ा समझाइए सर। डरना चाहिए। अमेरिका का टाइम खराब चल रहा है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे लगता है इनके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, करेक्ट। हुआ ये है कि कल की पॉलिसी में दो चीजें हुई। पहली चीज तो ये कि पावेल साहब ने अपने जो स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट में एक भी अच्छी बात बोली नहीं। ठीक है, उन्होंने दो बड़ी चिंताएं बताई, महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ घटेगी। लो, दोनों ही चिंता, महंगाई बढ़ने पे आप ब्याज दरें घटा नहीं सकते, और ग्रोथ घटेगी मतलब तो फिर आपकी हालत खराब ही है। करेक्ट। और उसके लिए क्यों बोले, टैरिफ की नीतियाँ, ये जो टैरिफ लगाने की नीति बनाई है उसका असर ऑलरेडी अमेरिका पे आने लगा है, महंगाई बढ़ने लगी, ऐसा फेड चेयरमैन का मानना है, आगे और बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बावजूद पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों उन्होंने 2 बार ब्याज दरें काटूंगा मैं इस साल, ये वो जो पहले की एक्सपेक्टेशन है वो बरकरार रखा है। 6 महीने तो बचे नहीं, एग्जैक्टली। कब काटेंगे भाई साहब? हाँ। आपके बोलने से जो हाव भाव से तो लग नहीं रहा, इनके क्या है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल के मुकर जाएंगे, फिर जाएंगे, घूम जाएंगे। मैं तो काट देता, देखो महंगाई इतनी ऊपर हो गई इसलिए नहीं काट रहा, करेक्ट। और मैंने तो बोला भी था देखो जून की मीटिंग में कि महंगाई बढ़ने वाली। सो मुझे तो लगता नहीं आज के माहौल में कोई पावेल साहब रेट काटने के मूड में है, और इसलिए आज से मुझे नहीं लगता कि फेड के बयानों से किसी तरह की कोई रिलीफ, राहत के संकेत अमेरिका के लिए, दुनिया भर के लिए ना, कुछ भी नहीं, बेकार। ऑलराइट, ठीक है। तो इसीलिए मिड केयर स्मॉल कैप का हाल जो देख के ऐसा लग रहा है कि हो क्या गया भाई इनको, सही बात। इतना बुरा हाल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बाजार, लोगों को डर लग रहा है। ये स्क्रीन है ना, दिखा रही है डर ये है कि कहीं युद्ध बढ़ ना जाए, कहीं मामला बिगड़ ना जाए, और ये डर ज़्यादा आपको रिटेल में दिख रहा है, और जिनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर होते हैं वो साफ दिख रहा है। कच्चा तेल लाई एक बार मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, कच्चे तेल में भी थोड़ी और बड़ा ताती दिखी, तो थोड़ा सा वहाँ से भी हल्का सा, क्योंकि अभी अल्टीमेटली आपको ये तो पता नहीं चलता क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, तो 70 के आसपास ऊपर आता हुआ दिखा थोड़ा सा कच्चा तेल, तो उससे भी थोड़ा सा मूड ऐसा सावधानी वाला। हालांकि कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, 75 के नीचे रहता तो थोड़ा सेंटीमेंट से अच्छा लगता है कि चलो ठीक है नीचे है, 78-80 की तरफ आती है थोड़ा सा खराब लगता है। बट इन एनी केस जो कुछ बाजार में इस वक्त आपको दिख रहा है, 2 अलग तरह के मार्केट आपको नजर आएंगे। एक मार्केट वो है जो आपको लगेगा परफेक्ट है यार, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, एवरीथिंग इज ऑल राइट, निफ्टी 8.4 पॉइंट ऊपर है, ऊपर ही है ना, सेंसेक्स 20-25 ऊपर ही है ना, क्या प्रॉब्लम है, बैंक निफ्टी 200 घट गया तो कौन सी बड़ी बात है, कल 115 बढ़ा भी तो था, करेक्ट। सो आपको सब कुछ ऑल इज वेल लगेगा अगर आप लार्ज कैप देख रहे हैं, और लगेगा क्यों नहीं, बोले यार इतने सब लड़ाई झगड़े के बीच में भी देखो निफ्टी सेंसेक्स गिर नहीं रहे,
एफआई और घरेलू फंड का कल भी कैश में खरीदारी के आंकड़े आए थे, तो ये तो सब कुछ ठीक ही है। तो ऐसा तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो दिस मार्केट इज परफेक्ट फॉर तेजी। और ब्रॉडर मार्केट में जाके मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो पसीने छूट जाएंगे। कुछ ज्यादा ही गिर गए। हाँ मतलब ज़्यादा है, हाँ, अच्छी खासी बिल्कुल सही है। 1.5% आपका मिड कैप नीचे है, 2% स्मॉल कैप नीचे है। तो बेसिकली ये कि एफआईज और घरेलू फंड को ज़्यादा डर नहीं लग रहा है युद्ध का, रिटेल को ज़्यादा लग रहा है, पीएमएस को ज़्यादा लग रहा है, प्रो बुक वालों को ज़्यादा लग रहा है, एचएनआईज को ज़्यादा लग रहा है, इसलिए वो अपनी बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो आज की जो बिकवाली ना वो उस तरह के लोगों की तरह से है जो सोचे यार जो मिल रहा है ले लो ना, कल को पता चला नीचे चला जाएगा तो फिर बड़ा अफसोस हो ज़्यादा होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, बेवकूफ़ था मैंने ध्यान नहीं दिया है ना। तो वैसा वाला हाल है। तो उस तरह की बिकवाली आज ज़्यादा हो रही है जो कि डर के मारे की कि प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा। तो आई थिंक वो हो रहा है। अब एक तो युद्ध का डर है ही है, दूसरा डाउ फ्यूचर्स थोड़े तो धीमे धीमे कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 200 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी होगी, 100 पॉइंट के ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स कमजोर है, तो थोड़ा वहां से भी प्रेशर आपका बनता हुआ दिख रहा है। मेन चीज अभी क्या हो रहा है नेहा, अभी आप निफ्टी 24,800 पे है, हरे में भी सब कुछ। लेकिन अगर आप मार्केट में किसी को पूछोगे फोन उठा के तो उनका मूड खराब है, सेंटिमेंट खराब है, बोला ठीक है यार निफ्टी है 25,000 के आसपास, मेरे भाव तो 24,800 के, 24,200 के, 24,000 के हो गए। मतलब जो मिड कैप के आपके पास हैं उनके भाव एक्चुअली निकल गए, टॉप से 15% 10% 20% निकल गए भाव। जो आपने 21,742 से जो एक तेजी देखी है नॉन स्टॉप 25,222 तक की, उस तेजी में ऊपर से 10 से 15% स्टॉक निकल गए। सो अगर किसी को आप रिटेल वालों को पूछोगे तो बोले यार ठीक है ना 24,800 निफ्टी, मेरे पास कौन सा निफ्टी है, मेरे पास कौन सा निफ्टी के स्टॉक है, मेरे पास तो जो शेयर है उनका तो सेंटिमेंट 24,500 के नीचे के भाव का है, 24,000 के भाव का है, 24,200 के भाव का है, ये क्लियर कट है। और इसीलिए अभी भी युद्ध के बाजार में माहौल में बाजार रेंज बाउंड है, न नीचे की तरफ तोड़ रहा है न ऊपर की तरफ। 24,450 के नीचे बंद होगा कमजोरी बढ़ेगी, 25,000 या 25,150 के ऊपर बंद होगा तो मजबूती बढ़ेगी, ये आपकी। ठीक है।